ये सच है कि सफलता संयोग और वातावरण पर निर्भर करती है, लेकिन ये भी सच है कि बिना कर्तव्य के संयोग और वातावरण का निर्माण नहीं हो सकता। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरसंचार और उससे संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभी भारत दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय देश। नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन 2024 और इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का किया उद्घाटन। बोले प्रधानमंत्री, भारत में 120 करोड़ लोगों के पास मोबाइल, 95 करोड़ के पास इंटरनेट और दुनिया के 40% से अधिक डिजिटल लेन देन भारत में। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों की हुई घोषणा। महाराष्ट्र में एक चरण में होगा चुनाव, 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में होगी वोटिंग। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। 15 राज्यों के 48 विधानसभा क्षेत्रों और 2 संसदीय क्षेत्र के लिए उपचुनाव के कार्यक्रम की भी हुई घोषणा। अल्जीरिया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिली राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा, ये उपाधि मेरे देश का सम्मान। बोली, शिक्षा से असमानताएं होती हैं खत्म, सभी के लिए समान अवसरों को मिलता है प्रोत्साहन। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति आज पहुंचेगी मॉरिटानिया। जनसांख्यिकी अव्यवस्था के परिणाम परमाणु बम से भी कम गंभीर नहीं, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जयपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को कर रहे थे संबोधित। विविधता और समावेशिता भारतीय समुदाय की है विशेषता, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। जिनेवा में भारतीय प्रवासियों को किया संबोधित, कहा, नए भारत में है अपार ऊर्जा और अवसर। विश्व की कई संसदों के अध्यक्षों ने की लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। झारखंड में 2 चरणों में जबकि महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान होने वाला है। इसके अलावा आयोग ने यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। राहुल गांधी की खाली लोकसभा सीट वायनाड में 13 नवंबर को वोटिंग होगी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीट के लिए एक चरण 20 नवंबर को मतदान होगा। महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी तथा नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर होगी। नामांकन पत्र 4 नवंबर 2024 तक वापस लिए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में मतदाताओं की कुल संख्या 9.63 करोड़ है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरणों में क्रमशः 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। झारखंड में मतदाताओं की कुल संख्या 2.6 करोड़ है। इसमें 1.23 करोड़ महिलाएं और 1.31 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। इस घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम 23 नवंबर को मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे। केरल की वायनाड लोकसभा सीट और विभिन्न राज्यों की 47 विधानसभा सीट के लिए 13 नवंबर को उपचुनाव होगा, जबकि महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय क्षेत्र और उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 नवंबर को उपचुनाव करवाया जाएगा। Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone, and date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays, and date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. For Maharashtra, this will be in single phase. The
notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24. आज पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है। हर वक्त हर कदम तकनीक में कुछ नया देखने को मिल रहा है। इस बदलते वक्त के साथ भारत कदम ताल कर रहा है। अगली पीढ़ी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। यही तकनीक मानव के भविष्य की दिशा और दशा तय करने का काम करेगी। इसलिए इस नई तकनीक का स्टैंडर्ड या मानक तय होना ज़रूरी है, जिससे ये सही दिशा में आगे बढ़े और सभी के लिए उपयोगी और सुलभ हो। इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन 2024 और 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का 15 अक्टूबर को उद्घाटन दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्रिय देशों में से एक है। ऐसे में यहाँ ये सम्मेलन वैश्विक दूरसंचार की स्थिति और भविष्य पर चर्चा भी वैश्विक भलाई का माध्यम बनेगी। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का एक साथ होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। WTSA का लक्ष्य ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर काम करना है। वहीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बड़ी भूमिका सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए आज का ये आयोजन स्टैंडर्ड्स और सर्विसेज दोनों को एक ही मंच पर ले आया है। आज भारत क्वालिटी सर्विस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। हम अपने स्टैंडर्ड्स पर भी विशेष बल दे रहे हैं। ऐसे में WTSA का अनुभव भारत को एक नई ऊर्जा देने वाला होगा। साथियों, WTSA पूरी दुनिया को कंसेंसस के जरिए एम्पावर करने की बात करता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी के जरिए सशक्त करने की बात करती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने भारत के तकनीक को लेकर भाव को सबके बीच रखा। उन्होंने कहा कि भारत ने डिजिटल प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में दूरसंचार को न केवल कनेक्टिविटी का माध्यम बनाया गया है, बल्कि इसे समानता और अवसर का माध्यम भी बनाया गया है। लोकल और ग्लोबल का मेल होता है, तब न केवल एक देश बल्कि पूरी दुनिया को इसका लाभ मिलता है, और यही हमारा लक्ष्य है। फ्रेंड, 21वीं सदी में भारत की मोबाइल और टेलीकॉम यात्रा पूरे विश्व के लिए स्टडी का विषय है। दुनिया में मोबाइल और टेलीकॉम को एक सुविधा के रूप में देखा गया, लेकिन भारत का मॉडल कुछ अलग रहा है। भारत में हमने टेलीकॉम को सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं, बल्कि इक्विटी और अपॉर्चुनिटी का माध्यम बनाया। ये माध्यम आज गांव और शहर, अमीर और गरीब के बीच की दूरी को मिटाने में मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के पास ऐसा डिजिटल गुलदस्ता है जो कल्याणकारी योजनाओं को दुनिया में नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। भारत प्रौद्योगिकी क्षेत्र को समावेशी बनाने, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में लगातार काम कर रहा है। आज भारत के पास एक ऐसा डिजिटल बुके है जो दुनिया में वेलफेयर स्कीम्स को एक
नई ऊंचाई दे सकता है। इसलिए G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया और आज मैं फिर दोहराऊंगा, भारत को डीपीआई से संबंधित अपना अनुभव और जानकारी सभी देशों के साथ शेयर करने में खुशी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया की यात्रा पर हैं। उन्होंने अल्जीरिया में सीदी अब्देल्ला विज्ञान व प्रौद्योगिकी पोल में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि ये व्यक्तिगत उनका नहीं, पूरे भारत देश का सम्मान है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर गांव से लेकर राष्ट्रपति बनने तक के सफर का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने भारत में शिक्षा समेत हर क्षेत्र में हो रही प्रगति के बारे में भी लोगों को बताया। A key pillar of India's rapid economic recovery is technology-led and women-led growth. The massive digital transformation taking place in India, never seen anywhere in the world stage, has encouraged the participation of women in the workforce. There are about 36% of women out of 4.4 million professionals working in our IT sector. The benefits of technology-based financial inclusion has also gone in a large measure to the women in rural areas. I am happy to note that Algeria is keen to promote dialogue with India on digitalization of their retail payment system. We have also made progress in the space exploration and science and technology sector. Our Gaganyaan mission, planned to be launched next year, will a team of Indian astronauts in the space abroad, in India's first human space flight. Friends, education is undoubtedly the most impactful mechanism for human development, social upliftment, and economic development. It brings equality and neutralizes societal inequalities, ensuring that the benefits of growth reach even the most marginalized. Education is a means not only for individual empowerment but for national development as well. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में जनसांख्यिकी अव्यवस्था के बढ़ते खतरे पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि जनसांख्यिकी विकार के परिणाम परमाणु बम से कम गंभीर परिणाम नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। Friends, I will be availing this opportunity because I take you to be beyond chartered accountants. I take you as very responsible citizens of this great nation. And India, Bharat, is a stabilizing global force. This force has to emerge. This century has to belong to Bharat. And that will be good for humanity. That will contribute to peace and harmony on the planet. And therefore, it will be national disservice of extremity if we turn Nelson's eye to the dangers of demographic upheavals that are taking place in this country. Organic, natural demographic change is never upsetting. But a demographic change brought about in a strategic manner to achieve an object offers a scene that is frightening. Analyzing this menacing development over the last few decades will turn out to be an eye-opener. Take any state and you will find
demographic change has a pattern. That pattern offers a challenge to our values, to our civilization ethos, to our democracy. If this challenge, which is alarmingly worrisome, is not addressed in a systemic manner, it will graduate to existential challenge. It has happened in the world. I need not name countries that have lost their identity 100% because of this demographic disorder. भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि और विकास पर चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारी विकास यात्रा दुनिया को आश्चर्यचकित कर रही है। साथ ही उन्होंने राष्ट्र विरोधी ताकतों से सचेत रहने का आह्वान भी किया, जो देश के आर्थिक वृद्धि के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। The greatest challenge I must advert to, a challenge that is growing day by day. The challenge has taken menacing proportions. It is alarmingly worrisome, and that is narratives and efforts are afoot to upset our social cohesion. We therefore all have to work with passion and in missionary mode to build a cohesive society that thinks in nationalistic terms and is not ridden by factions of caste, creed, color, culture, conviction, and cuisines. We are all absorbing. Let me describe the scene. We as a majority are all embracing. We as a majority are tolerant. We as a majority generate soothing ecosystem. And we have a counterpoint writing on the wall. The other kind of majority, that is brute, ruthless, reckless in its functioning, believes in trampling all values of the other side. The difference has to be noticed. We will have to leave behind the narrow parochial divisions. A citizen with nationalistic outlook will have no difficulty in embracing diversity. He or she celebrates this country's glorious past regardless of his or her faith, because that is our shared cultural heritage. हमारे शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज पर कुठाराघात हो रहा है, उसको हमारी कमजोरी बताने का प्रयास हो रहा है। उसके तहत देश को ध्वंस करने की योजना बनी हुई है। ऐसी ताकतों पर वैचारिक और मानसिक प्रतिघात होना चाहिए। एंड द पीपल बिफोर मी are nerve center and epicenter of this wholesome narrative. उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम की बात करें तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से असम और मेघालय की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति शिलांग जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिलांग के मावडियांग डियांग के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और मेघालय कौशल और नवाचार केंद्र की आधारशिला रखेंगे। उपराष्ट्रपति शिलांग में IT पार्क और राजभवन का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 149वीं असेंबली में भारतीय समुदाय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए कहा कि भारत में अपार ऊर्जा और अवसर हैं। उन्होंने जिनेवा में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया और भारत की सक्रिय भागीदारी के बारे में बात करते हुए कहा कि ये असेंबली न केवल भारत की संसदीय कूटनीति की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि साझा वैश्विक चुनौतियों के समाधान के उद्देश्य से वैश्विक संवाद में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को भी
उजागर करती है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। जिनेवा में आयोजित 149वीं आईपीयू असेंबली यानी अंतर संसदीय संघ में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 149वीं आईपीयू असेंबली में भारत की सक्रिय भागीदारी है। जिनेवा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में शिरकत की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय प्रवासियों के कौशल, प्रतिभा और प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि वे देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं और वे जिस भी देश में रहते हैं वहां पारंपरिक संबंधों और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि विविधता और समावेशिता ही भारतीय समुदाय की विशेषता है। लोकसभा अध्यक्ष ने भारत की समृद्ध परंपराओं और मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एनआरआई समुदाय की सराहना की। साथ ही कहा कि इससे विश्व में देश की छवि बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि व्यवसाय, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला जैसे कई क्षेत्रों में भारतवंशियों की उपलब्धियों पर सभी भारतवासियों को गर्व है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व की कई संसदों के अध्यक्षों से मुलाकात की। जेनेवा में आयोजित इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के सम्मेलन के दौरान जब विभिन्न राष्ट्रों के संसद प्रमुखों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की तो वे बातचीत के दौरान लोकसभा अध्यक्ष से उनकी कार्यप्रणाली का राज जानने को उत्सुक नजर आए। किसी ने उनसे पूछा कि उन्होंने संसदीय प्रणाली में सुधार कैसे किए, तो किसी ने जानना चाहा कि प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने में वे नई तकनीकी को उपयोग कैसे ला पा रहे हैं। कोई उनकी सदन में चर्चा का समय बढ़ाने की उपलब्धि का जिक्र कर रहा था, तो कोई सांसदों के साथ आत्मीय संबंध बनाने के गुण की प्रशंसा कर रहा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद पहुंचने के कुछ घंटों के बाद वहां पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच संक्षिप्त मुलाकात और हाथ मिलाना शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के सम्मान में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा उनके आवास पर आयोजित रात्रि भोज में हुआ। रात्रि भोज के दौरान रिसेप्शन में प्रस्तुत किए गए प्रदर्शनों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम भी शामिल था। भोज समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एससीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल के सभी नेताओं को बधाई दी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। ये सीरीज आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 चक्र का एक अहम हिस्सा है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाना है। कीवी टीम पर भारतीय टीम आज से ही हावी होने का प्रयास करेगी। इससे पहले बांग्लादेश को भारत ने 2-0 से हाल ही में हराया था। न्यूजीलैंड की टीम भारत में लंबे समय से टेस्ट मैच नहीं जीती है। आज का टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। टॉस सुबह 9 बजे होगा। सुप्रभात में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में गति शक्ति पहल के तहत दूरदराज के क्षेत्रों में क्रांति किस प्रकार आई और जिससे इस क्रांति से देश का कोना कोना इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ गया। देखिए आप ये खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। Bharat's digital revolution is facing a significant challenge, connecting every village to the internet, even in the most remote areas. The 4G saturation project is launched
to bridge this gap. Traditional planning methods with physical survey struggled with tough landscapes and isolated villages. Now, the PM Gati Shakti National Master Plan has revolutionized this process with its advanced data-based decision-making. The entire telecom infrastructure has been mapped on this platform. 4G coverage gaps were identified with the help of data available from other ministries and customized tools. NMP utilization benefits include BISAG-N's nearest OFC tool, which finds the nearest OFC from the proposed site. The line of sight tool, ensuring clear signals in hilly areas. The distance measurement tool, helping in identifying distance between proposed site and nearest available road. This master plan also helps in efficient tower placement in difficult terrains. Impact: connecting more than 24,000 uncovered and remote villages with 4G mobile network. The need to install around 17,000 new mobile towers was identified using data analytics. It accelerated the construction of new towers with faster identification of suitable government land. Using the power substation layer of Ministry of Power, nearest substation and its distance from the proposed site was identified in lesser time. This project goes beyond just phone calls and messages. It empowers and brings new opportunities to rural communities. The result? New economic opportunities in rural Bharat. In summary, this project is transforming Bharat's countryside with improved accessibility and economic growth in rural India. The PM Gati Shakti National Master Plan makes this possible by providing the necessary tools and data for efficient and targeted development of digital infrastructure.